सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको मैंने सबसे जो पहला डिसऑर्डर पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको मेनिंजाइटिस, फिर इंसेफेलाइटिस, देन हाइड्रोसेफेलस, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म जो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों से जानने से पहले हम लोग हीमोस्टेटिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हीमोस्टेटिस क्या होता है। जो हमारा ब्लड का जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, वो जो मेंटेन करना है, जो उसकी विस्कोसिटी है उसको हमें मेंटेन करना है, जिसमें वो फ्री रहे किससे, क्लॉट से, उसमें कोई भी क्लॉट ना आए और हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, इस हीमोस्टेटिस की कंडीशन में क्या होता है, इसको कौन मेंटेन कर रहता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो हमारा एंटीकोगुलेशन फैक्टर होता है जो हेपेरिन, वो मदद कर रहा रहता है विस्कोसिटी मेंटेन करने में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन में हमारा कोई भी थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म ना बन पाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोस्टेटिस। ठीक है, तो हीमोस्टेटिस क्या है, आपका ब्लड का वो नॉर्मल विस्कोसिटी, ठीक है, जिसमें कोई भी क्लॉट या कोई भी उसमें थक्का ना रुका हो और ब्लड बिल्कुल कैसा हो, प्योरली। हम अगर इसको कोरिलेट करें तो कोरिलेट हम ऐसे कर सकते हैं कि ब्लड का जो नेचर है वाटरी या फ्लूइडिटी वो मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे पानी हमारा बिल्कुल क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिली है, बिल्कुल विस्कोसिटी उसकी लो है, और उसमें अगर पानी में हम कंकड़ डाल देंगे या कोई चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई हमने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया है। ठीक है, जिसके वजह से हमारी वो हीमोस्टेटिस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर हम थ्रोम्बस की बात करें कि थ्रोम्बस क्या होता है, तो थ्रोम्बस एक तरीके का सॉलिड मास होता है। वो कहाँ पाया जाता है, हमारा ब्लड फ्लो में पाया जाता है। वो क्या करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको रोकता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस हम समझ गए कि हमने इससे पहले हीमोस्टेटिस पढ़ा कि नॉर्मल ब्लड फ्लो रहे, मेंटेन विस्कोसिटी रहे, लेकिन अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड मास उसमें आ जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा डिसऑर्डर है कि अगर सॉलिड मास आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा कार्डियोवैस्कुलर बीच में कोई ना कोई थ्रोम्बोसिस आ जाएगा या कोई ना कोई एम्बोलिज्म आएगा, उसके वजह से हमारी जो विस्कोसिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन्हीं ने जो आपके ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने एक आपको थ्योरी दी थी, एक प्रिंसिपल दिया था। वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर कोई ना कोई एंडोथेलियल इंजरी हो, ठीक है, या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो या हाइपर कोगुलेटिव हो, इन तीनों की वजह से हमारा थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोथेलियल इंजरी का मतलब होता है हमारा जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में जो हमारी लेयर है वहाँ पर अगर कोई इंजरी हो रही है, या हमारा ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाए, या कोई ना कोई कोगुलेशन पाथवे में जितने हमारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनमें कोई ना कोई पाथवे हमारा बेकार हो जाए, या उसका वर्क है, जो भी उसका रोल है वो रोल इरेगुलर हो जाए। ठीक है, या हमारे जितने भी कोगुलेशन पाथवे वाले हो वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएं, तो उनके वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी या ब्लड का जो फ्लूइडिटी नेचर है उसमें कोई ना कोई थ्रोम्बस बीच में आ जाएगा या बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी के बारे में बताएं तो क्या होगा, मेनली कहाँ से पैदा होते हैं, हार्ट से या आर्टेरियल सर्कुलेशन से। ठीक है, और क्या करते हैं, ये प्लेटलेट की बनी हुई एक बड़ी सी क्या होते हैं, ये एक क्लॉट होते हैं। ठीक है, किससे, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, टॉक्सिन और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कॉज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स है, हमारी ब्लड वेसल की जो लेयर है उस एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा है और ये हमारे ब्लड क्लॉट्स बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक थ्रोम्बस का रूप ले रहे हैं, जिसके वजह से ब्लड की फ्लूइडिटी क्या हो रहा है, और ज़्यादा डेंस हो जा रही है और बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का टाइप का ये काम कर रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो दो तरीके का हम बात कर सकते हैं, टर्बुलेंस और स्टेटिस। टर्बुलेंस में थ्रोम्बिस की वजह से आ जाए या क्या हो जाए, हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी भी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, और वो ऑब्स्ट्रक्शन किसके वजह से आता है, हमारा किसी न किसी लिपिड के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इधर स्टेटिस का। स्टेटिस में क्या हो रहा है, कोई ना कोई हमारा कार्डियल अरेस्ट या किसी न किसी रेमेटाइक कार्डियक के वजह से हमारा बीच में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हमारे मिट्रल वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसके वजह से हमारा ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, नॉर्मली काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं हाइपरकोगुलेटिविटी की। हाइपरकोगुलेटिविटी हमें कहाँ देखने को मिलता है? थ्रोम्बोफिलिया में, जो हमारे थ्रोम्बस बहुत ज़्यादा इरेगुलर मानर में बढ़ते चले जाते हैं और हमारा थ्रोम्बस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हाइपरकोगुलेशन स्टेट है ये हमें दो तरीक़ों की देखने को मिल सकती है, जेनेटिक और एक्वायर्ड। जेनेटिक हमारा फैक्टर नंबर 5 जो कि म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या हमारा फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 का इंक्रीज लेवल हो जाए, ठीक है, उनके वजह से हमें हाइपरकोगुलेशन देखने को मिल सकती है। और हम कैसे इसको एक्वायर कर सकते हैं? डिसेमिनेटेड कैंसर किससे भी ये बन के आ सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिव की यूज़ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन डिजीज़ हो जाए, ठीक है, तो ये सब की वजह से हमें हाइपरकोगुलेटिविटी हो सकती है। और उस हाइपरकोगुलेटिविटी की वजह से हमें थ्रोम्बस देखने को मिल सकता है ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की फ्लूइडिटी जो होगी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टेरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बल के बीच में अगर हम डिफरेंस देखना है कि आर्टेरियल थ्रोम्बस में थ्रोम्बस क्या होता है, वीनस थ्रोम्बस क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। आर्टरी में मेनली एओर्टा, कॉर्नरी और सेरेब्रल आर्टरी में ये पाया जाता है, और वीनस में ये सुपीरियर वेरिकोस वेन्स और डीप लेग वेन्स में पाया जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से हो सकता है, मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटेशन और ट्रामा की वजह से हो सकता है, लेकिन बस ये किसकी वजह से होता है? वीनस स्टेटस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर ल्यूमेन क्या होगा? ल्यूमेन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो ल्यूमेन क्या होता है? ब्लड वेसल के बीच का जो खाली पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या होगा? हमारी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ भी इरेगुलर एक्लूजन दिखाई देगा। न्यूमल में कोई असर नहीं आएगा, लेकिन असर कहाँ पे आएगा? थ्रोम्बस बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी, बीच में बहुत ज़्यादा रुक जाएगी, ठीक है। कलर कैसा? ग्रे वाइट हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंस थे आर्टेरियल थ्रोम्बस में और वीनस थ्रोम्बस में, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इसमें ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी इसको क्लियर करा सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। लास्ट है क्या? ग्रो रेट्रोग्रेड, ठीक है। रेट्रोग्रेड क्या होता है? जो उसमें एक के पीछे एक लाइन में लगते चले जाना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोग्रेड। जैसे कि अगर कोई थ्रोम्बस रुका रहा है तो उसके पीछे क्या होगा? कोई प्रोटीन रुक जाएगी, उसके पीछे कोई और कोई फैक्टर रुक जाएगा, उसके पीछे कोई और फैक्टर होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर एक बहुत सारा आपका एक आपका बीच में एक आपका ऑब्स्ट्रक्शन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये अगर आपकी ब्लड वेसल है तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये ब्लड क्लॉट्स हैं। ब्लड क्लॉट्स अगर यहाँ पे फंस जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन भी रुक जाएँ, बाकी जितने फैक्टर्स आके रुक जाएँ, तो क्या होगा? यहाँ पर बीच में एक बांध जैसा लग जाएगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन लग जाएगा, तो ब्लड फ्लो हमारा इधर से उधर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्रोज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, और इस तरह क्या होता है? ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ये उधर ही ग्रो, ये पीछे बैक में भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ग्रो कहाँ करते हैं? जहाँ पर ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हो, ठीक है। इधर क्या होगा? मेसवर्क ऑफ प्लेटलेट, फिब्रिन, रेड सेल्स और डिग्नेटिंग ल्यूकोसाइट्स का होगा। इधर क्या होगा? इधर आरबीसी ज़्यादा होती है। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर आरबीसी ज़्यादा ग्रो करती है और यहाँ पर आरबीसी का कम ग्रोथ होती है थ्रोम्बस में, ठीक है। ये रेड कलर की होती हैं, और ये आपका फिब्रिन रेड सेल्स की वजह से ल्यूकोसाइट हाइपरलाइज नेटवर्क हो जाता है, अपर लेयर रिजेंबल हो जाती है चिकन फैट जैसी, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनका तैयार होता है, जिसकी अपर लेयर चिकन फैट जैसी होती है और अंदर वाइट रेडिश कलर होता है, ठीक है। इसमें लाइन्स ऑफ जहान प्रेजेंट है, इसमें कोई भी लाइन्स ऑफ जहान या कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हम वर्ल्ड थ्रोम्बस डे कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। फेट ऑफ थ्रोम्बस की बात करें कि क्या क्या इसमें फेट है, क्या क्या इसके वो हैं आपके क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? प्रोपगेशन हो सकता है, एम्बोलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, डिसोलेशन हो सकता है, ठीक है। क्या होता है डिसोलेशन में? फिब्रिन क्लिसिस हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। एम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई ना कोई फैक्टर का वेस्कुलर पंचर हो जाए, यहाँ पर वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म पैदा हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? यहाँ नॉर्मल ब्लड वेसल है, अगर उसमें कोई इंजरी हो रही है तो इंजरी की वजह से या कोई फेट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? ये थ्रोम्बस बन के तैयार हो जा रहे हैं। यही थ्रोम्बस क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देंगे उस आपके पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम एम्बोलिज्म की। अभी तक हमने बात की थ्रोम्बस की, अब बात करते हैं कि एम्बोलिज्म क्या होता है। एम्बोलिज्म आपका कुछ नहीं है, एक डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड पार्ट है, ठीक है। कहाँ से डिटैच हुआ है? आपके उसी जगह से, उसी
उसी वेसल से आपका डिटैच हुआ, या वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एम्बोलिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा आपका। एक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एक फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, जो आपका थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है वो आपका मोस्ट कॉमन है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है आपका सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है आपके ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों पाया जाता है? क्योंकि आप जो भी एयर ले रहे हैं, पैसेज के थ्रू ले रहे हैं, उसमें कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल जा रहा है तो वो आपके डीप वेन में एंटर कर जाएगा, जिसके वजह से आपको मोस्ट कॉमनली आपको वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आप पैदा कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं आप, वहाँ पर कोई ना कोई आपका एक बड़ा थ्रोम्बस बन के तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म सिस्टमेटिक क्या होता है? आपके बॉडी के जो मेन पार्ट होते हैं लाइक ब्रेन, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ठीक है, आपके जो मेनली पार्ट है उनमें, उनकी वेन्स में, उनकी आर्टरी में क्या हो, एम्बोलिज्म पैदा हो जाए। एम्बोलिज्म और क्या होता है आपका? एम्बोलिज्म कुछ और नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस की कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे जो हमारी गैसियस स्टेज है, हमारी गैस वहाँ पर बन के तैयार होती है आर्टरी में, वेसल में। ठीक है, वो गैस की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आरबीसी, ब्लड वेसल्स या कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर अगर कोई भी बॉडी के सिस्टमेटिक पार्ट पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है सॉलिड, लिक्विड या गैस का, दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक एम्बोलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत मोस्ट कॉमन है। वो कैसे हो सकता है? तो मैंने बताया है कि मेनली ये हॉस्पिटलाइज्ड के थ्रू होता है। हॉस्पिटलाइज्ड में पेशेंट जो होते हैं वहाँ पर ड्रॉपलेट्स का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन बॉडी में जाते हैं और आर्टरी और वेंस में क्या कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम्बोलिज्म के थ्रू, और जिसके वजह से हमें पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया है पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एक गैसियस एम्बोलिज्म अंदर गया जिसने क्या किया, आर्टरी को ब्रेक कर दिया, पूरी तरीके से आर्टरी को फाड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, किसका ऑब्स्ट्रक्शन है? सीधा सीधा उनको पता चल रहा है फैट का। ये मेनली क्या करता है, लॉन्ग बोन्स को फ्रैक्चर कर देता है। ठीक है, जो आपकी बोन्स हैं, आपकी कैपिलरीज हैं, उनमें ये जाता है और क्या करता है, लॉन्ग बोन को फ्रैक्चर कर देता है। ठीक है, हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है। एडिपोज टिश्यू में बीच में उसकी आर्टरी और वेंस में जाके बीच में ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसके वजह से हमारा फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेनली ये ट्रैकिपीनिया और डिस्पीनिया की वजह से होता है, ट्रैकिकार्डिया की वजह से होता है। ट्रैकिकार्डिया और कुछ नहीं, आपका हार्ट पल्स रेट का बढ़ना की कंडीशन को हम ट्रैकिकार्डिया कह सकते हैं। डिस्पीनिया हम जो हमारी नाउजिया जैसी हमको जो जी में चलना होता है उसको हम डिस्पीनिया बोलते हैं, और ट्रैकिपीनिया हार्ट रेट का कम होने को बोलते हैं। ठीक है, तो फैट एम्बोलिज्म क्या है आपका? आर्टरी कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो किस चीज़ का? फैट का, दैट कॉल्ड फैट एम्बोलिज्म। ये आप देख सकते हैं, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है उसमें ये जो वाइटेस्ट पार्ट है दैट्स मेनली आर फैट। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, ये है आपके एयर एम्बोलिज्म। जो भी आपने जो ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स हैं, वो जा रहे हैं लार्ज मात्रा में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स जब हमारे ब्लड वेसल से पहुंच जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ला दे रहे हैं, कोई भी चीज़ नॉर्मली फ्लो नहीं हो पा रही है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। ये कैसे पैदा होती है? मेनली चेस्ट वॉल इंजरी हो या आपके ऑब्स्ट्रक्शन हो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स में। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इज द एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, ये एयर एम्बोलिज्म मैंने दिखाया आपको मेनली किसको होती है, हमारे जो भी आपके गोताखोर होते हैं, जो भी आपके डीप डाइविंग जो होते हैं उनको ही ये बीमारी ज़्यादा को देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्योर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, आपको उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ठीक तरीके से, तो बीच में कोई ना कोई एयर आपके एम्बोलिज्म पैदा हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से इसके अगर कॉमन जो वो है वो क्या हो सकता है, हेड, फीमर, टीबी और ह्यूमरस, यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। आखिरी है, अगर कोई भी एम्बोलिज्म कहाँ पे पैदा होता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड में पैदा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में पैदा होगा तो मेनली वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारे फीटस को। ठीक है, फीटस में जो भी आर्टरी और वेन डेवलप हो रही हैं उनमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ला देगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बच्चा
में ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा और वो बच्चे को डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कॉमनली उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं, डिस्पीनिया, साइनोसिस, हाइपोटेंसिव शॉक, सीजर और कोमा, ये आपको ज़्यादातर मेनली उसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये कैसे पास होता है जो एम्बोलिज्म बना है एमनियोटिक में, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ये था आपका टॉपिक आज का, थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।